के मन में आता है और कोई करता है तो प्रशंसनीय कार्य माना जाता है। और बड़े रूप में क्षमा वाणी का कार्य तो संपन्न हुआ, लेकिन अहिंसा दिवस को ध्यान में रख करके गुरुवर का बहुत बड़ा सार्वजनिक संबोधन भी सभी के लिए वहाँ पर मिला। एक यादगार कार्यक्रम जैन समाज के द्वारा वहाँ पर संपन्न किया गया। मूक माटी महाकाव्य की जो राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई थी 15 और 16 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, और मूक माटी पर आलेख जिन्होंने लिखे ऐसे विशिष्ट विद्वानों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। संयोजना बहुत अच्छी थी और बहुत सारे विद्वानों में सभी जिन्होंने मूक माटी पर प्रारंभ से कार्य किए हैं और विद्वानों से संपर्क किया है वो सभी उपस्थित हुए। साहित्यकार सुरेश सरल जी का नाम आप सभी जानते हो, विद्याधर से विद्यासागर के लेखक, और उनका भी प्रारंभिक समय में काफ़ी योगदान था मूक माटी के लिए, वो भी उसमें आमंत्रित थे। और भी बड़े बड़े विद्वान उसमें आमंत्रित रहे। सभी ने अपने आलेख वाचन किए और एक बहुत बड़ी ये संगोष्ठी यहाँ पर संपन्न हुई। इसी कार्यक्रम में 14 अक्टूबर को शाम के समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी भोपाल आगमन हुआ। एक विशेष कार्य से भोपाल में आमंत्रित थे। उनका अपना अधिकृत कार्यक्रम था, किसी स्थान का उद्घाटन आदि करने के लिए, संभवतः शौर्य स्मारक वगैरह का उद्घाटन करने के लिए आए थे। मध्य प्रदेश सरकार की संयोजना उसमें थी और उस उद्घाटन में प्राइम मिनिस्टर के साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी उपस्थित थे। जैसे ही इनको समाचार मिले, और संयोजना तो पहले से होती है, तो शाम के समय उस कार्यक्रम के पहले शाम के समय ये सभी आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए, हबीबगंज में उपस्थित हुए। एक बहुत अच्छा सुयोग था। आचार्य श्री ने भी इस कार्य को इसलिए पसंद किया कि कुछ मार्गदर्शन भी दिया जाना था, और पहले से ही ये बातचीत हो गई थी कि जो भी अनुकूलता का समय होगा आपके पास आएंगे और अवश्य ही मार्गदर्शन लेंगे। और उस दिन 14 अक्टूबर की शाम को प्राइम मिनिस्टर अपने काफिले के साथ वहाँ पर पहुँचे। सहज है, एक संत के समक्ष यदि कोई जाता है तो त्याग से प्रभावित तो होता है। और फिर नरेंद्र मोदी स्वयं भारतीय परंपराओं को जानते हैं, अध्येता भी हैं, अपने आप में शाकाहार और साधना पर जोर भी देते हैं। सहज चर्या है, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भाव तो प्रशंसनीय है ही, और एक अपने आप में व्यक्तित्व है जो भारतीय संस्कृति को आगे रख सकता। पाश्चात्य कल्चर का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं है, पाश्चात्य संस्कृतियों को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। एक बहुत अच्छे समझ लीजिए कि राष्ट्र सेवक जैसे ही हैं। तो वो संतों को तो समझते ही हैं, संतों के प्रति उनकी श्रद्धा भी है। आचार्य श्री का नाम उन्होंने बहुत पहले से सुन रखा था, उनके मन की कुछ अपनी जिज्ञासाएं भी थीं, और वहाँ जब योग बना तो ये तो औपचारिकताएं होती हैं। दर्शन वंदना के बाद अब पाद प्रक्षालन और श्रीफल भेंट, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, समाज की संयोजना होती है, उनके अपने भाव भी होते हैं। इन सब से आचार्य श्री को कोई लेना देना नहीं, कोई महत्व भी नहीं आचार्य श्री के लिए। एक करें करें, ये तो तुम्हारा काम है। और कई बार तो आचार्य श्री कहते हैं इन औपचारिकताओं में ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि मूल उद्देश्य के लिए समय निकालो। फिर भी औपचारिकताएं करना जरूरी श्रद्धा का विषय होता है, समाज की अपनी भावनाएं होती हैं। यह सभी कार्य हुआ। एक गुजराती में मूकमाटी का ट्रांसलेशन हुआ है, और बाल ब्रह्मचारिणी बहनों ने, जो राजकोट की बहनें थीं, बैंक में सर्विस करती थीं, तीनों बहनें थीं, उन्होंने स्वयं आचार्य श्री से प्रभावित होकर के
व्रत भी लिया, स्वाध्याय भी किया और बैंक से रिजाइन भी दे दिया। अच्छी पोस्टों पर रहने वाली तीनों बहनों ने अब हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत है स्वाध्याय साधना। जिसमें हम गिरनार जी गए थे, राजकोट भी वहाँ जाना हुआ था, उनके घर आहारचर्या हुई थी। आचार्य श्री भी जब गिरनार जी की यात्रा पर थे तो उनको आहारचर्या का लाभ मिला था। उन बहनों ने मूक माटी में गुजराती ट्रांसलेशन किया था, वो प्रति छप करके तैयार हुई थी, उसके विमोचन की तारीख सेट नहीं हो रही थी। और जैसे ही ये कार्यक्रम सेट हुआ, उनकी भी भावना थी कि गुजराती भाषा की मूक माटी को नरेंद्र मोदी से ही विमोचन कराया जाए, और आचार्य श्री ने सहज अनुमति दे दी। तो बहुत अच्छे तरीके से मूक माटी गुजराती भाषा के ट्रांसलेशन के साथ उसका विमोचन भी वहाँ पर हुआ। एक विशेष रूप से ये कार्य रहा। और मैं समझता हूँ कि आचार्य श्री ने जो मार्गदर्शन दिया, जो चर्चा की औपचारिकताओं के बाद में अलग से बैठ करके एकांत में, टाइम बहुत सीमित रहा, लेकिन सुझाव और मार्गदर्शन बड़े महत्वपूर्ण रहे। बाद में पत्रकारों ने एक समय आचार्य श्री को पूछ भी लिया था, पत्रकार वार्ता हुई थी एक बड़े रूप में। तो पत्रकारों ने ऐसा प्रश्न पूछा था आचार्य श्री से कि प्राइम मिनिस्टर आए थे तो आपके और उनके बीच में क्या बात हुई थी, कुछ बताएं, पेपर में तो कुछ निकला नहीं है, कुछ बताएं। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। आचार्य श्री बोले, सभी बातें सभी के लिए बताई नहीं जाती सभी बातें सभी के लिए बताई नहीं जाती हैं। ये पेपर के विषय नहीं होते कि पेपरों में दे दिया जाए, आंतरिक चर्चाएं होती हैं तो वो वहीं तक सीमित रहती हैं। पत्रकार भी चुप रह गए, खुश भी हो गए कि उत्तर भी मिल गया और कुछ निकला भी नहीं। और ठीक भी है, अधिकृत तौर पर ऐसी कोई चीज़ें प्रेस को नहीं दी जाती हैं। जो भी चर्चाएं होती हैं वो सौहार्द की होती हैं, राष्ट्रहित की होती हैं, अंदर ही चर्चाएं होती हैं, बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना अच्छा अनुभव किया उस समय कि उन्होंने कई जगह जाकर के चर्चाएं की, कई जगह, कि बहुत से संतों को देखा, बहुत से साधुओं को देखा, क्योंकि जिस विचारधारा में वो हैं उसमें तो साधु संतों का जमावड़ा और कुंभ और ये और वो अभी फिर आने वाला है और होता ही रहता है, तो वो तो सभी से परिचित रहते हैं। लेकिन सभी साधुओं की स्थितियां भी समझते हैं। जब ये स्वरूप उनको मिला, निकटता से मिला, तो जो सुन रखा था उन्होंने, और इतने बड़े संघ के शीर्ष आचार्य के पास बैठ करके उन्होंने जो अनुभव किया, तो उन्होंने वाकई में स्वीकार किया और लोगों को कहा भी कि ये सहज साधना जैन परंपरा में, जो जैन मुनियों में मिलती है, ऐसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। ऐसा उन्होंने अनुभव किया, कहा भी। तो ये सभी एक बहुत बड़ी देन है। हमारे गुरुवर के द्वारा यदि इतना बड़ा काम हो रहा है या इतने बड़े राष्ट्र नायकों के लिए ये मार्गदर्शन मिल रहा है तो सामान्य बात नहीं है। और इसीलिए भी हम लोग बहुत अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि इस कलिकाल पंचम काल में भी हम सबको ऐसे गुरुवर मिले हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े बड़े काम संपन्न हो रहे हैं। मातृभाषा को लेकर के आचार्य श्री ने हमेशा जोर दिया है। आचार्य श्री का कभी ऐसा कहना नहीं रहा कि किसी भाषा का सम्मान ना किया जाए या कोई भी भाषा अच्छी नहीं है, दूसरी भाषाएं बुरी हैं, ऐसा आचार्य श्री ने कभी कहा नहीं। कहने की कोई बात भी नहीं है। पर आचार्य श्री ने इतना जरूर कहा है कि हम सभी भाषाओं को सम्मान भले ही दें, पर अपनी भाषा को सुरक्षित रखें, अपनी भाषा विलुप्त ना हो जाए, हम अपने मूल को ना खो दें। दूसरी भाषाओं को स्वीकार करते करते, दूसरी भाषाओं में ढलते ढलते कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी मूल जड़, मूल भाषा ही विलुप्त हो जाए। आज देश दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं जो अपनी मूल भाषा को पकड़े हुए हैं,
चलन में अंग्रेजी सारी दुनिया में आई है, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा भाषा ही होती है, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो वो ठीक है। तो सारी दुनिया में चलन होने के बाद भी बहुत सारे राष्ट्रों ने अंग्रेजी को ही महत्व दिया, ऐसा नहीं, उनके बड़े बड़े सारे काम वहाँ की ही भाषा में होते हैं। आचार्य श्री का कहना यह है कि अंग्रेजी का सर्वथा निषेध ऐसा नहीं है, अंग्रेजी की भूमिका जितनी है उतना सीखो, लेकिन अंग्रेजी के आदि इतने मत हो जाओ कि तुम अपनी मूल भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को ही भूल जाओ। अच्छा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी तो है, लेकिन प्रादेशिक भाषाओं को ही भूल जाओ। महाराष्ट्र में मराठी चलती है, कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, आंध्रा में तेलुगु चलती है, गुजरात में गुजराती चलती है, कश्मीर में उर्दू चलती है, चलने दो, क्या दिक्कत है। जिस प्रदेश में जो भाषा चलती है चलने दो। हिंदी राज्यों में हिंदी चलती है, तो जिन राज्यों की जो भाषा है उस भाषा का भी तो महत्व रहे। एक बहुत अच्छी बात आचार्य ने कही कि कोर्ट में फैसले सुनाए जाते हैं, जज फैसला सुनाता है, इंग्लिश में सुनाता है और बाद में उसका सारांश सामने वाले को बताया जाता है। जज जब फैसला दे रहा है तो उसकी डायरेक्ट अनुभूति तो उसके लिए नहीं हो रही जिसको फैसला मिल रहा है। तो आचार्य श्री का हमेशा कहना यह है कि जिस प्रदेश में भी जो भी हो, जो भाषा चलती जिस प्रदेश में, फैसला वहाँ की मूल भाषा में ही मिलना चाहिए। आप दूसरे काम दूसरी भाषा में करो, लेकिन फैसला तो उसको उसकी ही भाषा में मिलना चाहिए, तब तो वो समझेगा ना कि कहाँ पर क्या है, कैसा है, क्या है। सभी लोग तो अंग्रेजी नहीं समझते हैं ना, सभी इंग्लिश नहीं समझते हैं, फिर सामान्य से सामान्य, चाहे अपराधी हो चाहे न्याय पाने वाला हो, वो कैसे भावों का अनुभव कर सकेगा। हिंदी में ही सभी प्रदेशों में हो ऐसा भी कहना नहीं है। बंगाल है तो बंगाली चले, उड़ीसा है तो उड़िया चले, जो प्रदेश में जो भाषा चलती है उस भाषा में ही काम हो। अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी की भूमिका रखें। आज के समय में लोग इंग्लिश के आदी इतने होने लगे हैं, उसको इतना ऐसा स्टैंडर्ड जैसा मान के चलने लगे हैं कि उसके बिना कुछ लगता ही नहीं। हालांकि समय भी कुछ ऐसा ही तो कह रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने आकर के इस देश में जो भी बीज बोए हैं उसमें केवल इतना ही उन्होंने बना दिया कि ये डिग्रियां जितनी होंगी उतना ही तुम्हारा शिक्षा का स्तर माना जाएगा और उतना शिक्षा का स्तर तुम्हें आजीविका के साधन जुटा पाएगा। अब देखो, शिक्षा का स्तर डिग्रियों पर आ गया और डिग्रियां तुम्हारे पेट भरने के लिए हो गईं। इससे आगे शिक्षा का कोई स्थान ही नहीं है। तो बार बार आचार्य श्री इन्हीं सभी बातों को समझाते हैं। इंडिया नहीं भारत बोलो पर जोर देते हैं। हमें जागरूकता आती है, आनी भी चाहिए, और ऐसा संदेश समय समय पर देते हैं। भोपाल चतुर्मास में भी ऐसा ही वातावरण बना और मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और भारत विषय पर राष्ट्रीय परिचर्चा आयोजित हुई। शिक्षा और संस्कृति न्यास नई दिल्ली ने इसकी संयोजना की। केंद्रीय स्तर पर शिक्षा और संस्कृति न्यास जो नई दिल्ली में है उसने, और स्थानीय स्तर पर पंचायत कमेटी ने, इन दोनों के तत्वावधान में एक बहुत बड़ा विषय रखा गया। और इस विषय में दैनिक भास्कर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मालिक हैं समझ लीजिए, रमेश अग्रवाल जी, उनका भी आचार्य श्री को बहुत मतलब निवेदन था कि आचार्य श्री ऐसा कुछ रखा जाए ताकि हम अपने अखबार के माध्यम से भी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। उनके निवेदन पर आचार्य श्री ने ये सभी आशीर्वाद दिए थे। और विशेष रूप से मार्गदर्शन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार को आमंत्रित किया गया। पत्रकार सभी होते हैं, पर हिंदी भाषा के लिए जो समर्पित है और हिंदी भाषा को जो बढ़ावा देना चाहता है,
ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार भारत का वेद प्रताप वैदिक नाम से है। लेख बहुत निकलते हैं और अच्छे अच्छे लेख लिखता है। आचर्षि का नाम उसने सुन रखा था और जैसे ही उसको समाचार मिला कि जैन संत आचार्य विद्यासागर के सानिध्य में ये कार्य भोपाल में हो रहा है, सहज उसने आने की स्वीकृति दी और वो उपस्थित हुआ। आचर्षि ने उससे बैठ कर के आचर्षि से उसने बैठ कर के बातचीत की, मार्गदर्शन लिया। आचर्षि ने उसे प्रोत्साहित भी किया। विद्वान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों को समझता है, देश दुनिया को जानता है, तो उसे प्रेरित किया। क्योंकि ऐसे लोगों को प्रेरित कर देना मंत्र देने के समान माना जाता है। एक के कान में मंत्र फूंक दो तो वो हजारों लाखों को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसा काम था। तो इस तरह से ये भी एक बहुत अच्छा कार्य संपन्न हुआ। और चिकित्सक संगोष्ठी भी 1 नवंबर को आयोजित की गई। डॉक्टरों के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। आचर्षि का परामर्श उसमें मिला और आचर्षि तो बाहर की चिकित्सा में बाहर की बात तो करते करते हैं, लेकिन आचर्षि ने अंतिम उपसंहार में यही कहा, ये तो सब शरीर की चिकित्सा की बातें हुई हैं। मैं तो कहता हूँ अध्यात्म की दृष्टि से आत्मा की चिकित्सा भी होनी चाहिए। शरीर अस्वस्थ होता है तो सभी तरह के मेडिसिन तुम्हारे सामने हैं, लेकिन आत्मा स्वस्थ होती है तो तुम्हारे पास में कोई मेडिसिन नहीं है, वो दवाई हमारे पास है, वो रसायन हमारे पास है। इत्यादि प्रकार से डॉक्टरों के लिए भी आचर्षि ने बहुत बड़ा परामर्श दिया था। आचर्षि जंगल आते जाते हैं तो एक बार शौर्य स्मारक का जो वहाँ पर व्यवस्थापक था उसके मन में आया कि गुरुदेव बार बार आते नहीं हैं, एक बार इस स्मारक को जिसका उद्घाटन हो गया है अवलोकन तो करा दें। उसने आकर के आचर्षि को निवेदन किया तो आचर्षि बोले ऐसा तो हमारा अलग से जाना होगा नहीं। तो बोला आचर्षि आप उस तरफ जंगल को तो निकलते ही हो, आप वहीं के वहीं आ जाएं संघ के साथ में, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अच्छी धरोहर तैयार हुई है।